So we were discussing Civil Services Prelims 2019 क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो में देखने वाले हैं। सी ये जो पेपर था ना प्रीलिम्स 2019 का, इसमें अगर हम देखें तो दिस वाज द ब्रेकअप। सेपरेट जो सब्जेक्ट्स हैं 6 क्वेश्चंस थे मॉडर्न हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चंस थे मेडिवल इंडिया के, 2 क्वेश्चन आए थे आर्ट एंड कल्चर से, 3 क्वेश्चन थे एंशियंट इंडिया, 15 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के एंड 16 क्वेश्चंस वर फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन। देन 20 क्वेश्चंस थे एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी इज 8, पॉलिटी इज 13। सो दैट इज़ वाई आई वॉज सेइंग कि पॉलिटी, geography, general science, current affair, this history, this more or less makes the syllabus of all the examination paper। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप देखोगे सब में मोर और लेस सेक्शन यही होता है। सो दैट इज़ वाई इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेग्रीगेशन ऑफ एग्जाम्स हमें सब्जेक्ट वाइज सारा कॉमन होता है। नॉलेज इज़ नॉलेज, सो वी शुड फोकस ऑन रीडिंग दिस हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपने ये हिस्ट्री पढ़ लिया ना, तो ये हिस्ट्री मोर और लेस हर एग्जाम में सेम ही होगा। इवन यू गो फॉर एसएससी, गो फॉर यूपीएससी, गो फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, आरबीआई, व्हाटएवर, हर एग्जाम में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। सो दैट इज़ वाई आवर एम शुड बी टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग भी हॉलिस्टिक होनी चाहिए, 0 लेवल से 100 लेवल तक आपको सब पता होना चाहिए। दैट शुड बी योर एम वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन। सो इसमें अगेन हम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 एंड देन 76 टू 100। सो इन दिस वे हम पूरा क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये हमने प्रीवियस वीडियो में 25 तक डिस्कस कर लिए थे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, हमेशा इस वर्ड पे ध्यान रखिए। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ना, तो किस फ्रेम में पूछा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं तो। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। हीट से रिलेटेड होता है ना, हाई हीट, पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। सो ये मेंशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, no. Natural gas extraction technology, this looks like a bogus option. Hydrogen fuel based automobile, again broad based bogus. Pyrolysis and plasma gasification अभी यूज़ हो रहा है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में। जैसे प्लाज्मा होता है ऑर्गेनिक मैटर, हाई हीट पे वेस्ट को बर्न किया तो वो सिन गैस में बन जाएगी, हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो द करेक्ट आंसर इज डी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनिक मैटर को हाई टेम्परेचर पे हीट करना है और यूज़फुल उसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये लोकेशन बेस्ड है। हर साल आपको एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। किसी बायोस्फीयर का नाम पूछ लिया है कि वो कहाँ पे कनेक्टेड है, कोट्टायम टू केरला कैसे पहुँचेंगे, कितने स्टेट्स को क्रॉस करना है। सो जो मैप ऑफ इंडिया होता है ना, ये मैप ऑफ इंडिया है, ये मैप ऑफ इंडिया आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है ताकि आप ये तुरंत विजुअलाइज कर सकें। और ये जो बायोस्फीयर्स हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, इन सब का भी यू शुड नो द नेम एंड देयर लोकेशन इन द स्टेट। सो नैयर, पेपरा, शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारे वहाँ पे मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन दिस। सो दीज ऑल आर in Agasatya Biosphere Reserve. C. So this was question number 27. Then question number 28. Some species of turtles are herbivore. ये जब भी some type का question आता है ना, some means it's not hard and fast rule। कुछ हो सकते हैं, तो कुछ हो सकते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है उसके होने की। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपका नॉलेज बेस वाइड होना चाहिए, आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेस्ट थिंग होती है कि आपके पास लॉजिकल और डिडक्शन एबिलिटीज़ डेवलप करिए ताकि लिमिटेड नॉलेज से हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो दिस इज़ ग्रीन सी टर्टल। ये जो ग्रीन सी टर्टल है ये हर्बीवोर होते हैं। आफ्टर एजिंग तो ये सारे कम्प्लीटली हर्बीवोर हो जाते हैं। तो सम स्पीशीज़ ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर। टर्टल कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, तो कुछ स्पीशीज़ हो सकती हैं और ये ग्रीन सी टर्टल्स है जो हर्बीवोर है। सो दिस इज़ द राइट
स्टेटमेंट। तो ये अगर राइट है मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अपने पास दो ही ऑप्शन बचे। सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर, अगेन पॉसिबल, कुछ फिशेज हो सकती हैं जो हर्बीवोर होंगी, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब हमने दो से ही फाइंड कर लिया कि ये आंसर डी होगा। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच वाइल सॉल्विंग दीज एमसीक्यूज। नॉलेज कितना है और परफॉर्मेंस कितना है ना, ये दोनों यूजुअली प्रोपोर्शनल होता है, पैरेलल में चलता है। बट द स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, आप इतनी सी नॉलेज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दो ना, दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो आपको इसकी तरफ यू शुड ट्राई। देन थर्ड है सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स एंड हर्बीवोर। सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोर, यस। डुगोंग अगेन अ पेट क्वेश्चन, ये हर्बीवोर है। सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। विविपेरस मतलब लाइव एनिमल को वो बर्थ देते हैं, कोई एग नहीं होता, तो यस बोआ अनाकोंडा। सो द राइट आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4. नाउ 29th, ब्लू फिन्ड मशीर, इरावदी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। सी, जो ब्लू फिन्ड मशीर है ना, ये मिलती है कावेरी रिवर में, एंड जो रस्टी स्पॉटेड कैट है ये मिलता है ईस्टर्न घाट्स में। ये इंडिया है ना, तो ये ईस्टर्न घाट में यहाँ पे मिलता है ये। नाउ इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन है ना, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। और इरावदी डॉल्फिन, इरावदी रिवर इन म्यांमार, तो इरावदी डॉल्फिन यूजुअली जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे मिलती है। कोस्टल एरियाज, कोस्टल लेक्स, कोस्टल एश्यूरीज, जैसे चिलिका में मिल जाएगी, सी कोस्ट एश्यूरीज में मिलती है। बट यहाँ दिया हुआ है चंबल रिवर, और चंबल रिवर का है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ इरावदी डॉल्फिन हो सकती है, नहीं हो सकती है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, देन 1 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, देन दिस इज 30. Why is there a great concern about the micro means micro 10 to the power minus 6 that are released into environment? See, माइक्रो बीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स में ये काफ़ी यूज़ होते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मेरीन इकोसिस्टम, येस। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। अगर ऐसा होता तो किसी भी प्रोडक्ट में ये यूज़ होते ही नहीं ना, दे आर, बट प्रोडक्ट में यूज़ हो रहे हैं मतलब ये नहीं होगा, राइट। कॉस्मेटिक्स में अगर ज़रा सा भी ये चांस होता तो वो तो काफ़ी अंदर उसमें जाते हैं, रेगुलेशंस होते हैं उसमें, तो दे वुड नॉट बी यूजिंग दिस माइक्रो बीड्स इन दिस कॉस्मेटिक्स एंड स्किन लोशंस एंड ऑल। सो ये तो नहीं होना चाहिए। दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरीगेटेड फील्ड पॉसिबल, बट कंसर्न्स अबाउट द माइक्रो बीड से रिलेटेड पूछा है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछा है, तो मरीन इकोसिस्टम ज़्यादा क्लिक कर रहा है, तो दिस इज शुड बी द राइट आंसर। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्टरेंट, अगेन environment related, so that is why context of question is very important। सबसे पहले क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है उसके हिसाब से फिर आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को अप्रोच करिए। देन दिस इज 31. Recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle, ये हिमालयन नेटल है, बिकॉज इट इज़ फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। ये जो फाइबर है ना, नेट मतलब ही होता है जाल टाइप का होना कुछ, तो नेट मीन्स दीज आर फाइबर, हिमालयन नेटल है ये। सी, लुक एट दिस इज हिमालयन नेटल फाइबर। द राइट आंसर इज डी, ये लाइवलीहुड ऑप्शन है यहाँ पे। नाउ for the measurement estimation of which of the following are satellite image remote sensing data used? Satellite मतलब अर्थ है, ऊपर सैटेलाइट है वो, और यहाँ से वो ऑब्जर्वेशन दे रही है। रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोट कंट्रोल, दूर से ही हमने सेंस कर लिया है कि वहाँ क्या चल रहा है, तो ये क्या हुआ? रिमोट सेंसिंग। रिमोट मतलब दूर से, सेंस मतलब हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया है। सो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोशन, ऑब्वियसली पॉसिबल। क्लोरोफिल ग्रीन होता है, ग्रीन रिफ्लेक्टेड, NDVI एक है, दिस नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। सो इससे क्या होता है, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं नियर इंफ्रारेड रेडिएशन से कि किस एरिया में क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा हो रही है, तो उससे वो डिराइव कर लेंगे कि फॉलोइंग एरिया में क्लोरोफिल कंटेंट इज़ हाई। जो फॉरेस्ट का भी कई बार सर्वे होता है ना, वो सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग हो जाती है। सो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, दिस इज़ पॉसिबल। हमेशा जब भी जो राइट ऑप्शन है ना, तो उसको ये देखना चाहिए ये गलत कैसे हो सकता है, तो ये गलत होने का कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब दिस इज राइट। सो ये गया। सेकेंड, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, अगेन वाई नॉट, थिंक वाई नॉट, तो ये वाई नॉट में कुछ आंसर नहीं मिल रहा है ना, मतलब इट इज़ पॉसिबल। सो 2 इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, अब इसको रिवर्स करिए कि हम सैटेलाइट के थ्रू पता नहीं लगा सकते हैं कि लैंड सरफेस टेम्परेचर क्या होगा एक स्पेसिफिक लोकेशन का, गलत लग रहा है ना, मतलब हम पता लगा सकते हैं। सो 3 इज़ ऑल्सो राइट, 1, 2 and 3. Consider the following statements.
Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha. So with reference to the states mentioned above in terms of percentage of forest cover to the total area of state, फॉरेस्ट कवर एक चीज़ होती है और परसेंटेज दूसरी चीज़ होती है कि आपका स्टेट इतना बड़ा है और इस स्टेट में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है. सो यहाँ क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट. मतलब स्टेट का अगर 100 यूनिट एरिया है, फॉरेस्ट कवर 30 यूनिट है, तो ये हो गया 30%, डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ स्टेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो इसका जो 2017 की रिपोर्ट है उसमें ये फिगर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 3 इज़ द राइट आंसर. महाराष्ट्र में 16.47, एमपी 25.11, ओडिशा 32.98 और छत्तीसगढ़ का 41.09%. बिकॉज छत्तीसगढ़ का जो एरिया है और छत्तीसगढ़ का उस एरिया में जितना फॉरेस्ट है वो प्रोपोर्शन ज़्यादा है. देन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ, ये होते हैं ना, ये होते हैं मिथेन हाइड्रेट. हाइड्रेट मीन्स बंच बन जाते हैं, ये क्रिस्टल्स एक साथ कोलिस हो गए हैं ये. सो ग्लोबल वार्मिंग माइट, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. माइट मतलब पॉसिबिलिटी बताता है, ऐसा हो सकता है. तो होने में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो यूजुअली जो माइट होते हैं ना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो करेक्ट है. माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स. तो यस, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो डिपॉजिट्स में ऊपर आइस के अंदर ये डूबे हुए हैं वो आइस हट जाएगी तो ये डिपॉजिट से ऊपर आ जाएंगे. सो दिस इज पॉसिबल. लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर. ऑब्वियसली ये यहीं जो ठंडा रीजन है और भी अंडर द सी फ्लोर है, यहाँ पे ये मिलता है. सो दिस इज अगेन राइट. देन मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू CO2 आफ्टर अ डेकेड और 2. सो ऑल्सो दिस इज अ शॉर्ट लिव, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाती है. ऑक्सीजन को ऐड होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन. सो दिस इज 1, 2 एंड 3. ये होते हैं मीथेन हाइड्रेट, क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल होते हैं इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल आइस के. नाउ 35, कार्बन मोनोक्साइड CO, मीथेन CH4, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड. विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू. मतलब जैसे स्टबल बर्निंग भी हुई थी ना अभी पंजाब एरिया हरियाणा में होती है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है विंटर में आफ्टर दिवाली. सो स्टबल बर्निंग जैसे कुछ क्रॉप बायोमास को हम बर्न कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोक्साइड तो मिलनी चाहिए. इनकम्प्लीट कंबशन मीथेन भी मिल रही है, मीथेन होता है उसमें, ओजोन भी हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो जाएगा. सो दीज ऑल यू वुड सी. देन ये है सी रिलेटेड, ये भी एक पेट क्वेश्चन है, हर साल हर एग्जाम में इसका वेरीड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का आपको मिलेगा. ये एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन एंड रेड सी. अगेन ये भी काफ़ी पेट सी है जो अक्सर जोग्राफिकल लोकेशन में पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट इज इफ़ वी लुक एट दिस इज़ रेड सी. ये गल्फ ऑफ अडन है ना, ये यमन, नीचे अफ्रीका आ गया, सोमालिया, हम अरब सी में ऐसे आगे इधर जाते हैं अफ्रीका की तरफ. सो दिस इज़ गल्फ ऑफ अडन. और इसके बाद ये जो एरिया है ना ये पूरा है रेड सी. दिस इज़ रेड सी. रेड सी में ये यहाँ पे फिर आ जाती है स्वेज कैनाल और फिर इधर से ये मेडिटेरेनियन सी चालू हो जाएगा. सो दिस इज़ रेड सी. इधर है एशिया और इधर है अफ्रीका. ओके, सो दिस इज़ रेड सी. मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी भी अगेन ये एंट्री पॉइंट है अटलांटिक ओशन और यहाँ से कौन सी आई थी, स्वेज कैनाल आई थी. सी ये रेड सी था ना, ये स्वेज कैनाल ऐसे आ गई और ये इसके पूरे पेरीफेरी में अलग अलग ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पे. नो दीज थिंग, मेडिटेरेनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन ब्लैक सी, वेर इज़ ब्लैक सी, दिस इज़ ब्लैक सी. ये ब्लैक सी है. अब ये मेडिटेरेनियन के ऊपर ये एजियन सी ऑफ मारा इस्तांबुल और यहाँ पे आ जाता है ये ब्लैक सी, टर्की और इधर यूक्रेन है. यहीं पर है सेवेस्टापोल, अभी रशिया और इसका जो लड़ाई हो रहा था यूक्रेन का. देन दिस इज़ रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बुल्गारिया, रोमानिया. सो दिस इज़ ब्लैक सी और इसके ऊपर है ये सी ऑफ अजोव, राइट. एंड देन देर इज़ मेडिटेरेनियन हो गया, रेड हो गया, कैस्पियन सी. वेर इज़ कैस्पियन सी, दिस इज़ कैस्पियन सी. कैस्पियन सी है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान एंड ईरान. तो दिस इज़ कैस्पियन सी. ऑल राइट. सो अब यहाँ पे पूछा था करेक्ट क्या क्या मैच है, तो एड्रियाटिक सी अल्बेनिया बिल्कुल करेक्ट है. ब्लैक सी क्रोएशिया नॉट करेक्ट. कैस्पियन सी कजाकिस्तान करेक्ट है. देन मेडिटेरेनियन सी एंड मोरक्को इज ऑल्सो करेक्ट. रेड सी सीरिया, नो दिस इज नॉट करेक्ट. सो द राइट आंसर इज बी. Among the following, which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? See, प्रोडक्शन एक अलग चीज़ होती है और उसका एक्सपोर्ट करना अलग चीज़ होती है. तो कई बार कंट्री प्रोडक्शन तो बहुत कर रही है बट उसका कंजम्पशन भी खुद ही कर लेती है, तो एक्सपोर्ट नहीं करती है. तो यहाँ क्या पूछा है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. द राइट आंसर इज इंडिया.
25 to 26% शेयर है वर्ल्ड का इंडिया के पास। इंडिया के जो बासमती राइस हैं स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में तो आते भी नहीं है कुछ वेराइटीज़। देन 38 है बंदरपूंछ, अगेन लोकेशन बेस्ड, अगेन अ पेट क्वेश्चन हमेशा आता है ये। बंदरपूंछ, बारा शिगरी, मियाम, सियाचिन, जेमू, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर्स हैं। बंदरपूंछ यमुना बिल्कुल करेक्ट है। देन बाराशिगरी, चेनाब, लाहौल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन मिलाम नॉट राइट, सियाचिन इज राइट, नुब्रा, नुब्रा फिर शोक में मिलेगी। जेमू, जेमू अगेन कंचनजुंगा में है, और मानस जो है ना ये तुरफ भूटान के पेरीफरी में इधर की तरफ से इंडिया में आ रही है। सो दिस इज नॉट राइट, फिफ्थ इज नॉट राइट, एंड देन दिस थर्ड इज ऑल्सो नॉट राइट। तो राइट इज 1, 2 एंड 4। Then this is the use of carbofuran, methyl phosphate and triazole is with apprehension. These chemicals are used in, see, ये जो chemicals होते हैं ना, ये जो केमिकल्स होते हैं ये यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर में, प्रिजर्वेटिव्स फूड में नहीं होते हैं। फोरेट्स और ये प्रिजर्वेशन में कभी भी यूज़ नहीं होंगे, कार्बोफुरान भी नहीं होगा, फ्रूट राइपनिंग एजेंट में भी ये नहीं होता है, इसमें भी बेसिकली C2H2 इथाइल यूज़ होता है। मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स में भी ये नहीं होंगे। दीज आर बेसिकली यूज इन पेस्टिसाइड्स बिकॉज इनका थोड़ा पॉइजनस रहता है ये। देन दिस इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर रामसर कन्वेंशन, है ना वेटलैंड कंजर्वेशन का, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वर्ड जहाँ मैंडेटरी होता है ना इसको तुरंत गोला लगाओ, अक्सर ये कंफ्यूजिंग होता है। मैंडेटरी मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट एक्सट्रीम चीज़ हो गई, अक्सर इसमें गलतियाँ होती है। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटोरी, ऑल भी जहाँ आता है उस पर भी आप मार्क करिए। अब ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज़ टू प्रमोट, आपको ऐसा करना है बट आप उससे बंधे हुए नहीं हो। देन तो दिस इज़ रॉन्ग, सो 1 इज़ रॉन्ग, दिस गया। अब 2 and 3 and 3 ओनली, तो दोनों में 3 है, मतलब 3 तो करेक्ट होगा ही होगा, सो दिस इज करेक्ट। अब अपन सेकंड पे ही डिसाइड करेंगे। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। फेयर इनफ, सही लग रहा है, दिस इज राइट, 2 and 3 इज द राइट आंसर। देन 41, एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, यस। कैटल रिलीज अमोनिया, यस, बाय प्रोडक्ट निकलता है अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। पोल्ट्री इंडस्ट्री अगेन रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, अमोनिया N2NO, ये होता है। सॉइल भी फर्टिलाइजर देन डीनाइट्रिफिकेशन से N2O। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है बट ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं प्लांट्स, उसके लिए इसको नाइट्रिफिकेशन करना पड़ता है, और वो करते हैं ये राइजोबियम और ये जो लेगुमिनस प्लांट है। इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग हो गई तो ये फिर सॉइल में वो नाइट्रिफिकेशन से आता है और फिर प्लांट्स उसको यूज़ कर पाते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, इसापुर, कंगसा, बटी। सी, अलियार कहाँ पर है, ये नाम से लग रहा है ये तमिलनाडु में। ईसापुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड दिस इज़ इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे रिसेंटली डेवलप्ड यूरेनियम डिपॉजिट है, ऐसा हमने न्यूज़ में देखा नहीं है कि आपको महाराष्ट्र में भी यूरेनियम के डिपॉजिट मिले, तमिलनाडु में भी, वेस्ट बंगाल में भी, दिस इज़ रॉन्ग। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगेन यहाँ पे रेन फॉरेस्ट का है, वेस्टर्न घाट में है, देन उधर है, तो यहाँ पे भी ये भी रॉन्ग। अंडरग्राउंड केव सिस्टम, तमिलनाडु में केव सिस्टम मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, वाटर रिजर्वायर इज द राइट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच CNG HCNG, मतलब CNG में ज़्यादा हाइड्रोजन डाल दिया है एज अ फ्यूल फॉर बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेन एडवांटेज है ऑफ द यूज ऑफ CNG इज एलिमिनेशन, अगेन एक्सट्रीम सेंटेंस, मतलब हमने CO को कंप्लीटली एलिमिनेट ही कर दिया, नो ऐसा नहीं होने वाला है। CHNG जब भी कुछ प्लस मिलता है ना या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो कुछ कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं करेगा, वो उसको डैम्पन करेगा, रिड्यूस करेगा। सो CHCNG इज फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन। देन हाइड्रोजन अप टू 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel, can मतलब possibility है। HCNG makes the fuel less expensive than CNG, so the right answer is 2 and 3. This is right and this is right. लेस एक्सपेंसिव नहीं होगा अगर आप कुछ एडिटिव किसी चीज़ में डालते हो। आप सब हमेशा देखो कुछ चीज़ सिंपल होती है तो वो सस्ती होती है, अगर उसमें प्लस आ जाता है तो वो फिर महंगी हो जाती है, तो ये कैसे होगा, मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG, मतलब CNG सस्ता है और HCNG महंगा है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो फोर्थ इज़ रॉन्ग, ये दोनों ऑप्शन बचे और 1 हमने पहले ही बता दिया था एलिमिनेशन रॉन्ग है, तो 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। सो दिस यू शुड डेवलप दिस अप्रोच, ये बहुत हेल्प करती है, जितना नॉलेज है ना उससे कहीं ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस होता है फिर। सो वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट, जहाँ नॉट देखा तुरंत गोला, फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट, मतलब ऊपर क्लाउड्स है तो यहाँ पे
ड्यू नहीं फॉर्म होगा. क्यों नहीं फॉर्म होगा? बिकॉज ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब करके रेडिएट कर देते हैं रेडिएशंस को. बिकॉज शॉर्ट वेव है, दिस इज़ लॉन्ग वेव रेडिएट नहीं कर पाएंगे, तो एब्जॉर्ब करके देन रेडिएट करते हैं ये. सो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन. अब जो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर होता है ना, वो आपको टिक करना है. सो दिस इज़ द क्लोजेस्ट पॉसिबल. सो दैट इज़ वाई ड्यू नहीं बनेगा फिर. Then consider the following statement. 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. मतलब election of Prime Minister judicial review से बाहर हो गया है. The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of India. If you are following current affairs, तो ये हमने recently NJAC में देखा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक था. तो उसमें ये था कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे हैं, तो इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रही है, तो उन्होंने इसको स्टक कर दिया आर्टिकल 124. दिस इज़ राइट. ये भी 39th अमेंडमेंट से हुआ था, 44th से नहीं हुआ था. जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, ये सब है ना. इसके RPA में भी चेंजेस हुए थे इसमें. सो द राइट आंसर इज 2. देन दिस इज 46th. The motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges of Inquiry Act 1968. No. अभी रिसेंटली हमने देखा था, स्पीकर, चेयरमैन जो थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उसको एक्सेप्ट करने से. ऐसा होता है, चेयरमैन ने राज्यसभा में ये मोशन को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया था. सो दिस इज़ पॉसिबल. स्पीकर एंड चेयरमैन को पावर होती है. सो दिस इज़ रॉन्ग. 1 इज़ रॉन्ग, मतलब दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग. 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, मतलब 3 तो करेक्ट होगा ही होगा. अब अपन 4th को देख लेते हैं बस. सो इफ़ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of the house and by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting. Yes, special majority. This is absolutely right. So 3 and 4 is right. See, मोशन को लाने के लिए लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 चाहिए होते हैं, तो इससे मोशन आता है. फिर 3 मेंबर की कमेटी बनती है, उस मोशन को स्टडी करती है, दोनों हाउस में जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, तब फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और तब फिर जज का रिमूवल होता है. देन 47th इज 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी. ये 1951 में ही आ गया था, जब अग्रेग्रियन रिफॉर्म्स आ रहे थे ना, तो उससे लैंड एक्विजिशन एंड ऑल, और तब राइट टू लैंड, राइट टू प्रॉपर्टी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट हुआ करता था. तो दैट इज़ वाई ये 1951 में ये आ गए थे. देन 48, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी. येस. नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी. ऐसा कभी सुना है आपने कि लॉटरी के बेसिस में अलोकेशन हो रहा है कोल ब्लॉक को, और वो भी मॉडर्न टाइम पे, नॉट बेस्ड ऑन मेरिट, नॉट बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. नो. सो दिस इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. अब 3 सही है या 1 सही है? तो 1 हमें थोड़ा पता है कि हो सकता है सही, हम 3 भी देख लेते हैं. टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल. नो. अगेन, कल ही हमने न्यूज़ में देखा हम कोकिंग कोल भी इम्पोर्ट कर रहे हैं. सो कोल प्रोडक्शन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. सो 1 इज़ द राइट आंसर. The Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempt कर रहा है कुछ पोस्ट को फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. येस, वरना अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो हर पोस्ट से तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन बहुत बढ़ जाएगा. तो कुछ पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हमेशा एग्जेम्पशन मिलता है. द अबव मेंशन एक्ट वॉज अमेंडेड 5 टाइम. अब नोबडी नोज ये कितने बार हुआ, ये अक्सर गलत होता है, 5, 4, 3, बट वी डोंट नो. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नो. वेल डिफाइंड तो बहुत भारी वर्ड है. वेल डिफाइंड, देन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट थोड़ी डिफाइन करेंगे. ये डिफाइंड है RPA 1951 में. ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सो बल्कि, इतने सारे प्रोविजंस हैं, देन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी उसमें डिफाइन कर देंगे क्या? नो. सो द राइट आंसर इज 3 हटा दो, दिस गया, दिस ऑल्सो गया. तो 1 and 2 इज द राइट आंसर. सी, अगर मुझे इसमें भी डाउट होता, इसमें भी डाउट होता, बट 3 तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली 1 and 2 पे आ जाते. सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच. Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? ये जो ट्राइबल होते हैं ना, 5th और 6th शेड्यूल में इनका मेंशन है. यहाँ पे 6th दिया नहीं है, तो आपका काम और आसान हो गया. 3rd नहीं है, 9th नहीं है, 12th नहीं है, तो 5th शेड्यूल में ये मेंशन है ट्राइबल राइट्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 to 50. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 51 to 75 इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.